देखिए लास्ट क्लास तक हम लोग कैसे पाइथन का कनेक्शन होता है सीएसवी फाइल के साथ, जो कि कॉमा सेप्टेड वैल्यू फाइल था, उसको डेटा कैसे लिख पाइथन के कोड से। और सीएसवी फाइल में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे पाइथन कोड से डेटा को पढ़ के हम लोग डेटा फ्रेम में फीड करते हैं और कैसे उसको फेच करते हैं, पढ़ के डिस्प्ले करते हैं, सब हम लोग देखें। आज हम लोग उसके आगे का सेक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं उसका है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम द माई एसक्यूएल या टू द माई एसक्यूएल डेटाबेस। यानी कि कल हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो कोडिंग है वो सीखने वाले हैं। तो क्या होगा कि फ्रंट एंड में आप देखेंगे कि फ्रंट एंड में हमारे पास पाइथन का प्रोग्राम्स मौजूद होगा फ्रंट एंड में। अब बैक एंड में हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल रहेगा, डेटाबेस जहां ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स डालकर रखे होंगे। तो अब पाइथन प्रोग्राम का इंटरेक्शन होने वाला है आज डेटाबेस प्रोग्राम के साथ, डेटाबेस के साथ। और ये डेटाबेस बेसिकली हम लोग सिस्टम में पहले से MySQL का जो डेटाबेस है वो इंस्टॉल करके रखे रहेंगे। और ये करने के लिए सुनिए, MySQL इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा। MySQL इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है, देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है XAMPP, XAMPP XAMPP। तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप अपना ये क्रोम स्टार्ट कर लें, चाहे जो भी आपके पास ब्राउजर वो स्टार्ट कर लें। गूगल सर्च में आप जाएं और वहां पर आप टाइप कर देंगे XAMPP इंस्टॉल, तो आप XAMPP डाउनलोड एंटर करेंगे। डाउनलोड XAMPP सॉफ्टवेयर को आपको मतलब इस फोल्डर, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जिस तरीके में मतलब वर्जन है आपका ओएस का, उसके अकॉर्डिंग आप अपने XAMPP को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो XAMPP जो है ये काफी बड़ा सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपका MySQL तो आ ही जाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारा टूल्स होता है जो उसके साथ इंक्लूडेड, उसमें एम्बेडेड होके पहुंच जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है। और इसको टैकल करना काफी आसान होता है। तो XAMPP आप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले अपने ओएस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, जो काफी आसान है। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे दिस पीसी में आप जाइए, यहाँ पर सी ड्राइव में आप जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे XAMPP नाम का फोल्डर यहाँ पे नजर आने लगेगा। डाउनलोड कैसे करना है ये आप समझ गए हैं, इंस्टॉलेशन करना आप सबको आता है, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है उसमें। तो डाउनलोड करके XAMPP सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। तो वो दो स्टेप हम यहाँ नहीं दिखा रहे क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में। पर आप सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आप क्या पाएंगे कि आपके सी ड्राइव में XAMPP के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा इंस्टॉलेशन होने के बाद। हम उसके बाद का स्टेप्स बता रहे, बीच का दो स्टेप प्रैक्टिकली खुद से आप अप्लाई करेंगे। सुनिए, XAMPP जो है यहाँ पे फोल्डर, आप इसको डबल क्लिक करके इसको लॉन्च करें, ठीक है। XAMPP खोलने के बाद आप ना नीचे स्क्रॉल डाउन करके पहुंचिए, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे ना बहुत नीचे जाके एक आएगा XAMPP कंट्रोल पैनल, ये देखो XAMPP XAMPP का ये कंट्रोल पैनल है। यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, आप इस पे क्लिक करें तो XAMPP का ना वो कंट्रोल पैनल खुलता है। अब वहीं से जाके सबसे पहले होगा
कि आपको MySQL जो सर्वर है उसको लॉन्च करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए MySQL के सर्वर के थ्रू आपको रिक्वेस्ट ये करना होता है, मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट देना जो कनेक्टिविटी जनरेट करता है। तो जैम्प कंट्रोल को आप लॉन्च करें पहले यहाँ पे जाके। जैम्प कंट्रोल जब लॉन्च हो जाएगा तो थोड़ा लेट लग रहा है इसमें, बट जैम्प कंट्रोल जब लोड हो जाएगा तो उसके बाद उसी में आपको ना MySQL जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ इसी में ना आपको MySQL सर्वर को लॉन्च करना होगा। देखिए, अब MySQL का सर्वर लॉन्च करने से पहले इसके ऊपर में एक और ऑप्शन है अपाचे, यानी आपको अपने नॉर्मल जो कंप्यूटर है ना उसको एक सर्वर का रोल देना होगा। जनरली हम लोग अपने सिस्टम पे काम करते हैं तो इट विल बिहेव लाइक अ क्लाइंट, पहले उसका सर्वर होना। MySQL के सर्वर लॉन्च करने से पहले एक अपाचे सर्वर है जैम्प में, उसको पहले आप स्टार्ट कर लेंगे। जब ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुला है, मेरे लैपटॉप पे तो दिख रहा है बट इसमें स्क्रीन है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। अच्छा, अभी आया ये डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको अलाउ करना पड़ेगा, बिना अलाउ किए तो आगे बढ़ने नहीं देगा। अलाउ एक्सेस, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन अब MySQL का जो है ना, MySQL का जो ऑप्शन है यही है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी जो आपका MySQL है ये आपका डेटाबेस को कंट्रोल करने का एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसी से आप कमांड्स वगैरह देते हैं। अब MySQL जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, RDBMS है वो एक MySQL, राइट। तो MySQL जो है वो एक RDBMS है, RDBMS, यहाँ पे दिस R stands for relational, D stands for data, B stands for base, here M stands for management, and this S stands for system। इसका फुल फॉर्म हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर RDBMS। डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, जहां पे आप रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करके रखते हैं, ठीक है। तो एक बात आप सुन लीजिए पहले, कुछ बेसिक टर्म्स। आपको एक बात तो पता है ना, डेटा कोई पूछे क्या है, डेटा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एनी रॉ फैक्ट और फिगर इज कॉल्ड द डेटा। आपसे कोई पूछे डेटा से आप क्या समझते हैं, तो कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, कोई भी फिगर उठा लीजिए, तो उसको आप डेटा बोलेंगे। लाइक हम एक फिगर ले रहे हैं 10, एक नंबर ले रहे हैं 10, ये कोई नंबर है, ये कोई वैल्यू है, बट हियर इट्स नॉट क्लियर ये 10 कौन सा वैल्यू है, बस 10 एक वैल्यू है, तो 10 को आप बोलेंगे इट इज अ डेटा, ठीक है। तो डेटा कोई भी फैक्ट और फिगर को बोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आप इस्तेमाल करेंगे, दैट फैक्ट और फिगर इज कॉल्ड द डेटा। एनी रॉ फैक्ट फिगर, मतलब कुछ भी वैल्यू उठा लो, उसका अब तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल वैल्यू है, बस एक अभी क्लियर नहीं है व्हाट दिस वैल्यू इज, जस्ट एक वैल्यू है, एक फिगर, एक फैक्ट है, उसी को बोलते हैं डेटा। तो क्या लिखा? एनी रॉ फैक्ट ऑफ फिगर इज कॉल्ड द डेटा, सो बोल रहा है आपको यहाँ पे। और सुनो, डेटा जब प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस में कुछ भी प्रक्रिया लग सकता है, तो प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा प्रोसेस हो गया है उसको आप क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो अभी हम बोले थे कि 10 एक वैल्यू है, इट इज जस्ट अ फिगर, जस्ट एक वैल्यू है कोई वो, तो आप इसको बोलेंगे ये एक डेटा है। पर डेटा को आप प्रोसेसिंग किए, जैसे प्रोसेसिंग करने में आपने कहा कि दिस 10 इज द रोल नंबर
ऑफ अ स्टूडेंट, यानी आप इसमें कुछ प्रोसेसिंग लगाए, कुछ एप्लीकेशन लगाए, कुछ फिल्ट्रेशन का काम किए, तो अब पता चलेगा अच्छा दिस 10 इज द स्टूडेंट हुज वैल्यू इज 10। तो अब पता चलेगा अच्छा अच्छा ये 10 एक रोल नंबर है किसी बच्चे का, तो इसको आप बोलेंगे ये एक इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा बात? यानी डेटा कोई भी फैक्ट ऑफ फिगर को कह सकते हैं, और जब उस फैक्ट ऑफ फिगर को आप प्रोसेस करते हैं, जब आप उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस डेटा के ऊपर कोई प्रक्रिया चलाते हैं, कोई भी प्रक्रिया हो सकता है, कोई भी रूल रेगुलेशन उस पर लग सकता है, तो उस प्रोसेस्ड डेटा को वी विल बी कॉलिंग एज इंफॉर्मेशन। ये समझ में आया? आगे बात सुनिए, आगे बात सुनिए। सेट ऑफ डेटा दैट may be provided, set of data that may be provided to various users, set of data that may be provided to various users as per the requirement, as per the requirement is called the database। तो उसको हम लोग डेटाबेस बुलाते हैं। सुनो, डेटा तो कोई भी फैक्ट और फिगर हो गया, और जब आप डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं एक प्रॉपर मैनर में, सेट ऑफ डेटा जिसको आप एक प्रॉपर मैनर में एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे हैं, इस डेटा को प्रोवाइड किया जाएगा वेरियस यूजर्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा को, जो डेटा का आधार बनेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेटाबेस बुलाते हैं। और डेटाबेस का जनरली जब आप बुक फिगर देखेंगे, ड्रम टाइप का या सिलिंड्रिकल शेप का एक बॉडी बना होगा, और उसी को लिखा रहता है डेटाबेस, दिखाने के लिए इट इज समथिंग लाइक अ कंटेनर is consisting of multiple data, which is consisting of multiple values, and these values will be provided to different users as per the requirement। जैसे यूजर नंबर 1, यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, जो भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स इस डेटाबेस से कनेक्टेड होकर वहां वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं उन वैल्यूज को। उसी कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बुलाते हैं? डेटाबेस, जिसको हम लोग अलग अलग यूजर्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। उसी सेट ऑफ डेटा को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम सुन ले, एक डेफिनेशन हम आपको बताया डेटा का। डेटा क्या था? कोई भी रॉ फैक्ट ऑफ फिगर, उसको डेटा बोलते हैं। फिर आप एक नाम कौन सा सुने? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है, जो डेटा को आपने कुछ रूल रेगुलेशन लगा के इसको मीनिंगफुल पैटर्न में लिखा हुआ है, दैट प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। और एक नाम आप सुने जिसमें आप एक टर्म सुने, डेटाबेस। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप जमा करके रखते हैं, जिसको कि अलग अलग यूजर्स को फिर आप जरूरत के हिसाब से क्या करने लगते हैं? प्रोवाइड करने लगते हैं। उस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेटाबेस बुलाते हैं, उस कलेक्शन ऑफ डेटा को। अब एक बात सुनिए, डेटाबेस को पहली, ये डेटाबेस अपने से तो प्रकट होगा नहीं, सीधी सी बात है। ये डेटाबेस कभी तो फर्स्ट टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम में बनेगा, यानी कि कभी तो ये डेटाबेस पहली दफा सेटअप होगा। डेटाबेस में तरह तरह का मैनेजमेंट का काम करेंगे। हियर मैनेजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब यहाँ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सेटअप करने से लेके इफ रिक्वायर्ड आप डेटाबेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं जरूरत खत्म हो जाने पे। तो सेटअप से लेके डिस्ट्रॉय होने तक का जितना भी बीच का स्टेजेस है, चाहे सेटअप हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे बीच में भी और प्रोसेसिंग आप करते हैं, मैनिपुलेशन आप करते हैं। जैसे आप डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें कई बार रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, रिकॉर्ड्स डिलीट करना होगा, अपडेशंस करना होगा, और भी डेटा को रिट्रीवल करना होगा। इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस को डेटाबेस के सेटअप करने के बाद कर पाएंगे आप ये सारे ऑपरेशंस। और जरूरत पड़ने पे जब आपको लगता है कि अब डेटाबेस का कोई काम नहीं रह गया है, तो अंत में आप डेटाबेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो दिस होल थिंग कम्स अंडर मैनेजमेंट पार्ट। तो जिस सॉफ्टवेयर पैकेज के मदद से हम लोग डेटाबेस का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है,
जिस सॉफ्टवेयर पैकेज के मदद से हम लोग अपने डेटाबेस का पूरा ये ध्यान रखते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएशन होगा, यानी डेटाबेस को सेटअप कैसे करेंगे आप, में इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एक्सेट्रा ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे आप, डेटाबेस को इफ रिक्वायर्ड डिलीट कैसे करेंगे आप, पूरा प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रक्रिया है बुलाते हैं, पूरे प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रक्रिया को नहीं, उस सॉफ्टवेयर पैकेज को बुलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर पैकेज जो डेटाबेस का मैनेजमेंट करने में मदद करता है, उस सॉफ्टवेयर पैकेज को बुलाते हैं डीबीएमएस। तो इस सॉफ्टवेयर पैकेज के मदद से आप इसको न सिर्फ करेंगे, इसको पहली दफा सेटअप करने के बाद उसमें जितना इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवल और अपडेशन, ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर पैकेज के सहायता से परफॉर्म होता है, उस सॉफ्टवेयर पैकेज को वी विल बी कॉलिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। So DBMS is basically the soft package will do the management operation which involves everything with the database. तो उसी को बोलते हैं database management system. That thing is known as database management system. और इस database management system का एक पार्ट, एक एग्जांपल है कह सकते हैं RDBMS, जहां पे this R stands for relational एंड रेस्ट, यू नो DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सुनिए, जो मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, अगर वो सॉफ्टवेयर पैकेज रिलेशन का इस्तेमाल किया, रिलेशन का मतलब हो गया यहाँ पर टेबल। देखो ये सब इसलिए हम सुना रहे हैं कि समझे, तभी तो आप MySQL का जो कनेक्टिविटी वाला जो प्रोग्राम पाइथन से सीख जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग को हम जो करेंगे वो MySQL RDB, ये जो MySQL जो आज आप पढ़ने वाले थे वो क्या है, एक RDBMS है। RDBMS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि टेबल, रिलेशन का मतलब क्या हो गया आप समझ रहे हैं, टेबल, वही टेबल जो कि टूनल पैटर्न होता है, जो कलेक्शन होता है किसका, रो और कॉलम का। कैसे डेटा फ्रेम पढ़े थे कुछ दिनों पहले आप, उस तरीके से रोज एंड कॉलम्स का है यहाँ पर टेबल। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सेगमेंट्स, रो कॉलम, ठीक है। और एक टेबल की पर्टिकुलर टेबल का कोई टेबल है, तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इसमें कॉलम्स हो गया, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का मार्क्स एंड सो ऑन। इसके आप लिखते हैं ना, रोल नंबर 1, नाम में राज, मार्क्स में 90.5, रोल नंबर 2, नाम में सैम, मार्क्स में 87.4। तो ये सब जो वैल्यूज जो आप डालते हैं ना, इन वैल्यूज क्या बुलाते हैं, रो। इन वैल्यूज को क्या बुलाते हैं, रिकॉर्ड्स, या इन वैल्यूज को क्या बुलाते हैं पता है, टपल्स बुलाते हैं। ऐसा कुछ कुछ कहानी आप अभी हाल में ही सुने हैं डेटा फ्रेम टॉपिक के अंतर्गत। तो लगभग वैसा ही आप सुन रहे हैं आज भी, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इफ इट इज यूजिंग द रिलेशन वेयर रिलेशन स्टैंड्स फॉर टेबल, तो उसको हम लोग बोलते हैं RDBMS, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो RDBMS ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो रिलेशन होता है वो हम लोग बोलते हैं टेबल को, और टेबल एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये सब जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उन्हें आप में क्या रो बुलाते हैं, या उन्हें आप रिकॉर्ड, या फिर उन्हें आप बुलाते हैं कॉलम्स, या फिर आप उन्हें आप बुलाते हैं कॉलम, उन्हें आप बुलाते हैं टपल्स। कॉलम ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जैसे रोल एक कॉलम हो गया, नेम एक कॉलम हो गया, मार्क्स एक कॉलम हो गया। और याद रखिएगा टेबल होता है, हम अभी बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इस सॉफ्टवेयर पैकेज में हम जो टेबल यूज करते हैं उस टेबल को कहता है रिलेशन। ठीक है, टेबल में जो आप रो यूज करते हैं, रो, उन रोज को क्या बुलाते हैं पता है? रिकॉर्ड्स बुलाते हैं, या उन्हें बुला सकते हैं टपल्स। और टेबल के अंदर जो हम लोग कॉलम्स यूज करते हैं उन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स, कॉलम को बुलाते हैं एट्रीब्यूट्स, या उनको बुलाते हैं फील्ड्स, या उनको बुलाते हैं कैटेगरी भी बोल सकते हैं, उनको हम लोग कैटेगरी। तो टेबल तो पूरा ग्रुप किया, रो का कंपोनेंट, टेबल का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। अब कॉलम कौन सा हो गया? टेबल के अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारा कॉलम्स होता है, वो हमारा कॉलम्स होता है। तो आरडीबीएमएस जो है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पैकेज के, जिसमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है ओरेकल, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। ई वर्जन नहीं होता, ये परचेज करना होता है ये सॉफ्टवेयर। और अगर कहीं से पायरेटेड मिल जाता है वर्जन तो अलग लोग जनरली उसका पायरेटेड वर्जन यूज करते रहते हैं, क्योंकि ओरेकल सॉफ्टवेयर कॉस्टली आता है। तो इसी का एक लाइटर वर्जन है जिसका नाम क्या है? माई सीक्वल। तो माई सीक्वल में भी मैक्स कमांड्स जो ओरेकल में आप सुनते हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये एक तो लाइट वेट होता है, मतलब ये कम मेमोरी लेता है। ये एप्लीकेशन फास्टर होता है, इसमें फटाफट काम होता है। ये थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। ये लाइट वेट वर्जन का सॉफ्टवेयर है, ये फास्टर होता है। इसको आप कहीं पे भी इम्बेड कर सकते हैं, कोई भी दूसरे एप्लीकेशन के साथ इसको लिंक भी कर सकते हैं। तो ये सब इसका की बेनिफिट है माई एसक्यूएल का। तो माई एसक्यूएल जो है ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस। माई एसक्यूएल द एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस, राइट, जो आप पढ़ रहे हैं। तो माई एसक्यूएल जो है ये डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो ऑफ कोर्स इसको कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करना होगा। तो माई एसक्यूएल सेपरेट भी आता है इंस्टॉल करने के लिए, उसको फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको कमांड में जाके उसका होता है जो थोड़ा इरिटेटिंग है। इसी से बचने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किए जिसका नाम क्या था? जैम। पता है एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम वैम, मिलता जुलता नाम। वैम्प या वैम्प दो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, उस सॉफ्ट आप डाउनलोड लेंगे ना तो उसकी सहायता से ये माई एसक्यूएल भी डाउन हो जाएगा। इसमें वो एम्बेडेड होता है और इसको यूज करना काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है इस्तेमाल करने के लिए। देखा प्रैक्टिकली जैम को स्टार्ट किए तो उसका कंट्रोल पैनल आया, जस्ट हम सर्वर्स को स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बिना सर्वर के स्टार्ट किए आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल एक्टिवेट नहीं होता है। तो उसके लिए अपने कंप्यूटर एक नॉर्मल क्लाइंट सिस्टम था, उसको एज अ सर्वर ट्रीट गए। कैसे इंटरनेट में सर्वर होता है, तो अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट में जैसे कोई सर्वर होता है उसी तरीके से ये कंप्यूटर आपके। तो जैम सॉफ्टवेयर में जाके हम लोग लॉन्चिंग किए ट्रिपल चीजों का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैम को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपाचे नाम का एक सर्वर होता है इसमें, उसको पहले आप लॉन्च करते हैं और अब आप माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को जाके देखिए लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर्वर लॉन्च करने के लिए आपको परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा अपने सिस्टम जो विंडोज का यूजुअली। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आया, विंडोज डिफेंडर हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ द ऐप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अलाउ एक्सेस कहीं पड़ेगा। देखिए जैसे एसक्यूएल हमारा लॉन्च गया, यानी अब माई एसक्यूएल का सर्वर एक्टिवेट हो गया, तो ये नंबर्स उसको अलॉट हो जाता है जो सिस्टम में उसको पोर्ट नंबर बोल रहा है कुछ। ठीक है, तो इंटरनली ये सब सिस्टम के द्वारा अलॉटेड कुछ एड्रेसेस हैं, कुछ वैल्यूज हैं। ये पैनल को अभी बंद नहीं करना, मिनिमाइज भले कर लेना, लेकिन सुनिए उससे पहले एसक्यूएल जो आरडीबीएमएस था आपका, उसको आपने यहाँ लॉन्च तो कर लिया। लॉन्च करने के बाद बगमा देख रहे हैं एडमिन में एसक्यूएल सर्वर चीजों को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जब एडमिन क्लिक करेंगे तब आप देखिएगा यहाँ पे एक विंडो ऑफ कोर्स, और यहाँ पे जाकर
एडमिन करके एक डायलॉग बॉक्स, सॉरी, पाथ पे हमारा ये जो पेज है वो ओपन हुआ। जब ये लोड हो जाएगा तो आप इसके लोड होने के बाद अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि आपका जो ये था ना माई एसक्यूएल, उसका एडमिन पैनल यहाँ पे खुल गया। ये जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपके माई एसक्यूएल का एडमिन पैनल है। ठीक है, पता यही आपको हम बताए ना, आपको हम बताए ना कि आप डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जाकर जमा कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स जब आप जमा करेंगे तो रिकॉर्ड्स को तो टेबल में जमा किया जाता है, जैसा कि आप समझे थे। जैसे रोल नंबर 1 नाम में राज, मार्क्स 90.5, रोल नंबर 2 नाम में सैम, मार्क्स में 84.6। ये सारे क्या हैं? ये सारे तो रिकॉर्ड्स हैं। तो याद रखना, रिकॉर्ड आप ग्रुप करेंगे, रिकॉर्ड्स को ग्रुप करके आप कहां पे डालेंगे? टेबल में, राइट। तो ये टेबल जो है, जिसको आप रिलेशन कह रहे थे आरडीबीएमएस में, तो आप ये रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करेंगे कहां पे? टेबल में, विच इज अ रिलेशन। लेकिन टेबल जानते हैं कहां पे बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? आपका टेबल जो है वो बनेगा डेटाबेस के अंदर। यानी जो आपका एक डेटाबेस जो आप बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स मौजूद रह सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में बहुत सारा टेबल आप बना सकते हैं। जैसे हम एक टेबल बना दिए स्टड नाम का, एक टेबल, ये सब टेबल है, ठीक। एक टेबल बना दिए टीचर नाम का, एक टेबल बना दिए स्कूल नाम का, एक टेबल बना दिए लाइब्रेरी नाम का, एक टेबल बना दिए स्पोर्ट्स नाम का। ये सारे टेबल्स होंगे, राइट। तो ये सारे टेबल्स जहां पे इकट्ठा हैं उसको आप बोलेंगे कि वो डेटाबेस है। तो सी, डेटाबेस इज द ग्रुप ऑफ टेबल्स, ठीक, एंड ईच टेबल इज द ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। बात समझ में आ रहा है? यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप रिकॉर्ड्स रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड्स को आप रखेंगे टेबल के अंदर, और टेबल्स को आप कलेक्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। टेबल्स को आप डेटाबेस में कलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस पहले बनाना तो पड़ेगा ना। तो सुनिए, हम आपको अभी पाइथन से तो डेटाबेस बनाते ही हैं, हम आपको अभी डायरेक्ट, अभी जो हम लोग जैम्प जो टूल यूज किए उसके अंदर पीएचपी माई एडमिन का जो एडमिन बॉक्स पे जो हम क्लिक किए, बटन पे जो क्लिक किए, तो उसमें ना अभी हम लोग ग्राफिकली माउस से क्लिक कर करके नया डेटाबेस बनाना सीखेंगे, जो काफी आसान काम है। देख रहे हैं एक न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक न्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। इस न्यू में जाके जब आप क्लिक करेंगे ना, तो एक नया डेटाबेस क्रिएट करने का वो आपको विकल्प देगा। आप जैसे न्यू पे क्लिक किए, और हाँ, अभी हम लोग पाइथन से नहीं कर रहे ये चीज, अभी हम लोग ये चीज डायरेक्ट कर रहे हैं जैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर जो टूल्स था उसके मदद से। पाइथन से कोडिंग से भी डेटाबेस बना सकते हैं, समझे बात? तो सुनिए, फिलहाल जब हम इस न्यू बटन पे क्लिक किए तो आप बाजू में देखिए यहाँ पे क्या आया ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है डेटाबेसेस, और यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे देखिए, सो हियर यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, हियर जस्ट द डेटाबेस नेम ओवर देयर। तो जिस नाम से डेटाबेस बनाना है ना, वो नाम आप इस जगह पे पुट करेंगे, यहाँ उसको पुट करेंगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहे हैं, और डेटाबेस का नाम हम कुछ सोचे, जैसे कि स्टूडेंट के लिए बना रहे डेटाबेस, तो हम डेटाबेस का नाम दे दिए स्टड डीबी नाम से दे देते हैं, चलो स्टड डीबी। तो गौर से सुनिए, अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक डेटाबेस बनाए हैं स्टड डीबी के नाम से। ये देखो आपके सिस्टम में स्टड डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, देखना यहाँ पे एक जुड़ जाएगा स्टड डीबी, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का जो लिस्ट है ना, इनसे तो पहले का बना बनाया कुछ कुछ है, इसमें आपका स्टड डीबी नाम का डेटाबेस यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। आप देखिएगा, पहले आप स्टड डीबी लिखिए और यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन है, क्रिएट, जस्ट क्लिक कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। सेटिंग्स आप जाएं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें, देखिए लिखा ना डेटाबेस स्टड डीबी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे जाके देखिए, ये देखिए स्टड डीबी नाम का बन गया। भले आप ब्लॉक लेटर्स लिखे थे,
यहाँ पे डेटाबेस का नाम अपने से क्या ले चुका है, स्मॉल लेटर्स में, खुद देखिए डिफॉल्ट स्मॉल लेटर्स में लिया, स्टड डीबी। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास स्टड डीबी नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे स्टड डीबी नाम से क्रिएट हो चुका है। और ये डेटाबेस के अंदर फिलहाल कोई टेबल मौजूद नहीं है। सुनिए, हम आपको अभी सब कुछ ग्राफिकली सिखा रहे हैं, अभी सारा कुछ आप ग्राफिकली कर रहे हैं, फिर आपको ये सारा कुछ ये पाइथन प्रोग्राम की मदद से भी सीखना होगा। पर पहले डायरेक्ट तो करना सीख लें, क्योंकि डायरेक्ट करना आसान है। आप पाइथन प्रोग्राम में कमांड्स याद करने पड़ेंगे, और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में न्यू हैं तो आपको पहले से एसक्यूएल और एसक्यूएल का जो कमांड्स होता है उसका तो आइडिया भी नहीं होगा फिलहाल। इसीलिए अभी के लिए बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली ही काम करना सीख लें। सुनिए, आप जैसे ही डेटाबेस बनाए थे ना स्टडडीबी, बनते के साथ देखिए यहाँ पे स्टडडीबी का नाम अटैच हो गया, ठीक है ना। बनते के साथ आपने क्या देखा कि यहाँ पे स्टडडीबी का नाम अटैच हो गया, यहाँ पे देखिए। और बगल के इस पैनल में देखें, अभी तो लिखा नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, तो बोलता है चलो चलो डेटा टेब में टेबल बनाओ। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का एक विकल्प दे रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है बताइए भैया आप अपने टेबल को क्या नाम से बनाना चाहते हैं, और आपके टेबल में कितने सारे कॉलम्स होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को कह रहा है। तो मान लीजिए आप यहाँ टेबल बनाना चाहते हैं स्टूडेंट के नाम से या स्टड नाम से, तो आई विल बी राइटिंग स्टड। सुनो, डेटाबेस का नाम है स्टड डीबी, स्टूडेंट डीबी, और मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टड। उसमें हम कॉलम्स रखे हैं 4, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको 3 कॉलम्स चाहिए तो हम 3 कर देंगे, घबराइए मत, बाद में आप इस कॉलम का संख्या बढ़ा भी सकते हैं, अब बन जाने के बाद घटा भी सकते हैं, उसका टेंशन है नहीं। तो मान लो अभी हमको 3 कॉलम का ही समझ आ रहा है तो हम सिर्फ 3 लिख के छोड़ दिए, और जैसे यहाँ गो बटन पे क्लिक करेंगे, साइड में जाकर गो पे क्लिक करेंगे तो टेबल करेगा। दोबारा लॉगिन कीजिएगा ना, टाइम अभी 1 मिनट से लेस बचा हुआ है। चलिए सुनिए, टेबल बन गया क्या नाम से, स्टड नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ना देखिए, हम ये कह रहे थे जब आप टेबल आए तो आपसे टेबल का नाम पूछा और कितने कॉलम्स उसमें बेसिकली होंगे स्टार्टिंग में वो पूछा, तो आप उसको 3 कॉलम्स कहे थे। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स खुला। सुनो, इसमें आपको बताना होगा यहाँ पे आके कि आपके कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम बताना है यहाँ नेम वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो हम चाहते हैं स्टड नाम के टेबल में हम यहाँ पे कॉलम का नाम दें। ठीक है, हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि स्टड नाम की, सॉरी, नेम नाम की कॉलम में पहले नेम नाम का जो ऑप्शन है उसमें कॉलम में क्या नाम देना वो तय करे। तो हमको सबसे पहले रोल नंबर देना है, तो हम लिख देंगे रोल एनओ, तो रोल नंबर हो जाएगा। स्पेस मत दीजिएगा, यहाँ सिर्फ रोल नंबर लिखिए, क्योंकि स्पेस देंगे ना तो प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो वहां फंस जाएंगे। इसलिए नेम्स जब देना बिना स्पेस का दे, बहुत है तो अंडरस्कोर लगा के दें, रोल अंडरस्कोर, स्पेस मत दीजिएगा। या बेटर होगा खाली आप रोल रोल लिखें या रोल एस चिपका। अच्छा सुनो, नेम तो हो गया, रोल यानी कॉलम बने, टेबल कॉलम आएगा, उस कॉलम नाम हो गया रोल। यानी मेरा जो टेबल बनेगा उसका जो पहला कॉलम है उसका नाम क्या हो गया, रोल, अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा, अभी उसका क्वालिटी कैसा होगा, डेटा टाइप कैसा होगा, वो यहाँ पे सेट होगा। आप इसमें क्लिक करें, इसमें इंटीजर है तो इंट लेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत डेटा टाइप होता है, पता है, बहुत सारा डेटा टाइप्स है। हम इसको इंट रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक करके देखिए मल्टी डेटा टाइप्स का डायग्राम खुलेगा। देखने आप स्क्रॉल करके, ऐसे बहुत एडवांस एडवांस एप्लीकेशन का भी बहुत सारा डेटा टाइप्स है, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं, बहुत एडवांस एप्लीकेशन में यूज होने वाला चीज है। तो आप उसका ना करें, अभी आपको न्यूमेरिक में जाकर इंटीजर चूज करना है। ऐसे तो इंटीजर था ही ऊपर में,
ये सब फ्रीली यूज होने वाला चीज है। ऊपर जो चीज है ना, पता आप यही 4 चीज से मैक्सिमम काम हो जाएगा, इंट, varchar, टेक्स्ट या डेट, यही सबसे मैक्सिमम काम हो जाएगा। तो फिलहाल रोल नंबर को इंटीजर रखना चाहेंगे तो हम इंट छोड़ देते हैं। बगल में पूछ रहा है कि आपका रोल नंबर में इंटीजर मैक्सिमम कितना डिजिट का होगा, उसका लेंथ दीजिए। तो मान हम चाहते हैं मैक्सिमम रोल नंबर है ना, मैक्सिमम 3 डिजिट तक ले, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर कोई रोल नंबर लिखिएगा 4788 एरर आ जाएगा, क्योंकि रोल का लेंथ रखा है 3 डिजिट का, उससे बड़ा नहीं ले पाएगा। हाँ, पर 1 डिजिट 2 डिजिट ले लेगा, 4 डिजिट नहीं ले पाएगा। एक और बात, आप इसको थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंडेक्स बोलकर, इंडेक्स, आप इस पे करेंगे और इसमें एक ऑप्शन आता है प्राइमरी, क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे की होता है। अब ये प्राइमरी, सर अब ये प्राइमरी की जो आप कह रहे हैं सीन है, आप वहां पे इंडेक्स कर रहे हैं, प्राइमरी का क्या काम है यहाँ पे वो समझ। देखिए, प्राइमरी की का यहाँ पे क्या काम है। सपोज कीजिए मेरे पास एक टेबल बन गया, सपोज कीजिए मेरा टेबल पे, और टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट। हम चाहते रोल नंबर 1 एक बार आ जाए, नाम उसका राज, मार्क्स जो भी है, तो रोल नंबर 1 दूसरे बच्चे को हम थोड़ी दे सकते हैं। यानी एक क्लास में रोल नंबर 1 अगर एक स्टूडेंट को मिला तो रोल नंबर 1 दूसरे स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, उसको रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, कोई अदर रोल नंबर मिलेगा अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप रोल नंबर 1 दिए तो भी ले लेगा, रोल नंबर दोबारा 1 देंगे ना तो भी ले लेगा, जो ठीक बात नहीं है। तो हम उसके लिए अगर रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं कि अगर हम रोल नंबर 1 डाल दिए तो दोबारा रोल 1 डालने ना पाए, तो उसके लिए जो रोल नाम का कॉलम है ना, इसको क्या बनाना पड़ता है, प्राइमरी की। तो अगर आप रोल नंबर को प्राइमरी की बना देंगे तो इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं करेगा, वो कभी डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा, उसी को प्राइमरी की बोलते हैं। तो आप जाएंगे और जाकर अपने रोल नंबर के लिए कौन सा ये चुनेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंडेक्स वाले एट्रीब्यूट में, रोल नंबर में प्राइमरी की जरूर चुन लेंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स उसमें पॉपअप करेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, गो कर देना, जस्ट गो। तो बन गया हमारा पे मेरा हमारा एक टेबल, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ऑफ कोर्स। उसमें कॉलम बन गया रोल नाम का, नेचर में वो इंटीजर है, उसका लेंथ 3 अंक तक का है, और लास्ट में क्या लिखा कि वो प्राइमरी की है। अभी तक तो ये बात तय हुआ, पर सेकेंड कॉलम हम चाहते हैं कि सेकेंड कॉलम का नाम हो एस नेम, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम के नाम से कॉलम बने, और हम चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप इंटीजर ना हो, इसका डेटा टाइप, सुनो, डेटा टाइप में यहाँ पे कैर होता है, एक वैर भी होता है। तो अगर आप कैरेक्टर चुनते हैं, मान लीजिए कैर, और आप उसका लेंथ दे रहे हैं कि 20 अक्षर तक मान लीजिए, तो क्या होगा ना इस बार, कि अगर स्टूडेंट का नाम का लेंथ आप 20 अक्षर का चुने हैं, स्टूडेंट का नाम 20 अक्षर का चुने हैं अगर मैक्सिमम, लेकिन अगर स्टूडेंट का नाम केवल 3 अक्षर का है राज, लेकिन आपने कैपेसिटी कितना सेट किया 20, तो क्या होगा, 20 अक्षर के कैपेसिटी में से आप तो केवल 3 अक्षर यूज किए, तो जो 17 अक्षर है ना, उसमें जानते हैं वो ब्लैंक स्पेसेस फीड कर देगा, वो ब्लैंक स्पेसेस जबरदस्ती का यहाँ पे 17 तो ब्लैंक स्पेस भर देगा। समझ आया बात। तो हम चाहते हैं नहीं सर, अगर नाम में सिर्फ 3 अक्षर है तो सर सिर्फ 3 जगह यूज करें। अब वो जो जगह बच जा रहा है सर, उसमें ब्लैंक स्पेस भर के क्या फायदा, सर उसको प्लीज फ्री छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए, मतलब उसमें 17 में हम ब्लैंक स्पेस ना भरें, हम उस जगह को ही छुड़ा दें, उस जगह को ही हम खाली कर दें। तो उसके लिए यहाँ पे जो डेटा टाइप है उसमें कैर नहीं, एक दूसरा डेटा टाइप आप यूज करेंगे उसके लिए, उसका नाम है वैर कैर।
उसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो varchar डेटा टाइप है उसका इस्तेमाल करते हैं, varchar। इसको लीजिए। तो varchar का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप है varchar। सुनो, varchar का मतलब होता है बेसिकली वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर, अब वेरिएबल कैरेक्टर आप कह रहे हैं तो उसका लेंथ, वेरिएबल कैरेक्टर के लिए अगर आप लेंथ 20 दिए हैं और अगर रन टाइम नाम में आप राज लिखे हैं, तो बताओ आपने वेरिएबल कैरेक्टर के क्वालिटी को साइज 20 दिया है, यानी मैक्सिमम वो 20 अक्षर तक जाएगा। लेकिन आप नाम राज लिखे तो 3 ही अक्षर है इसमें, तो बाकी का जो 17 जो जगह है ना, वो फ्री कर दिया जाएगा, उसको आजाद छोड़ देगा। तो एस नेम को वैरकैर 20 करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप वैरकैर नहीं केवल कैर करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 17 जो जगह था उसमें जबरदस्ती का ब्लैंक स्पेस भर देगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें इसको प्राइमरी की मत बनाना, क्योंकि एक क्लास में हो सकता है 2 अमित नाम का बच्चा बैठा हो, इसलिए आप इसको प्राइमरी की नहीं चुन सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले कॉलम को बनाने। मान लो हमको थर्ड कॉलम बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, मार्क्स। तो हम इसमें लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स, अब मार्क्स को आप फ्रैक्शन रखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके फ्लोट चुन सकते हैं। ये देखिए फ्लोट ऑप्शन है, वो चुन सकते हैं, डबल चुन सकते हैं, फ्लोट या डबल। लेकिन हम लोग चाहते हैं मार्क्स अभी इंटीजर ही रहे तो इंट रख रहे हैं। अब मैक्सिमम मार्क्स 3 डिजिट तक का रहे तो 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मार्क्स 100 आएगा तो 3 डिजिट तक उसको स्पेसिफाई कर देंगे। तो एक बात बताइए, आपके टेबल में एक कॉलम बन गया किस नाम का, रोल नाम का। आपके टेबल में कॉलम बन गया एस नेम के नाम का, और आपके टेबल में एक कॉलम बन गया मार्क्स के नाम का। तो बनने के बाद लास्ट में नीचे में एक ऑप्शन होगा, गो स्क्रॉल करके, सॉरी सेव, यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे स्टड डीबी में एक टेबल बनकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अभी स्टड डीबी ब्लैंक था, अब स्टड डीबी के अंदर ये देखो एक टेबल बनकर आ गया जिसका नाम है स्टड। ये देखो ये न्यू चीज दिख रहा होगा। एक और बात सुनो, स्टड टेबल जब बना तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है, देखो भैया स्टड टेबल का स्ट्रक्चर कैसा दिखा है, टेबल स्ट्रक्चर। तो बता मेरे टेबल में कॉलम का नाम क्या है, रोल। इसमें चाबी जैसा बना हुआ है, वो जताना चाहता है कि ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की समझ में आया, जो डुप्लीकेट एंट्री होने नहीं देगा आपके टेबल में। सेकेंड कॉलम है एस नेम, उसका डेटा टाइप लिखा है यहाँ वैरकैर 20। तीसरा है मार्क्स, उसका डेटा टाइप इंटीजर में 3 डिजिट। पता अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं यहां से, तो यहाँ बगल में देखो एक ऑप्शन होगा ड्रॉप का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, टेबल हट जाएगा। अगर आप इस कॉलम में कुछ गलती करके आ गए हैं, कुछ मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे चेंज बटन है, उस पर क्लिक करेंगे आप, चेंज। तो जिस कॉलम के बाजू में चेंज करेंगे वो कॉलम का परिवर्तन करने का विकल्प देगा। फिलहाल हमको कोई चेंज नहीं करना, बस देखना था टेबल का ढांचा ऐसा है कुछ। अच्छा सुनो अब एक बात, आपको देखना है कि आपके टेबल में कंटेंट क्या है, तो आप जाइए और इस स्टड टेबल पे क्लिक करिएगा। देखिएगा ध्यान से, हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पे क्लिक किए लोडिंग लिखा बाजू में, ध्यान से देखो इसका आउटपुट कैसा आया। ये देखो माई एसक्यूएल रिटर्न्ड एम्प्टी रिजल्ट सेट, यानी आपको 0 रो मिला है, एक भी रो नहीं है। गौर से देखिए यहाँ पे क्या टेबल आया, रोल, एस नेम, मार्क्स, बट रिकॉर्ड्स आर मिसिंग। रिकॉर्ड्स इसलिए मिसिंग है क्योंकि आप अभी तक अपने टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कहां किए हैं। आप आज सीखे इसमें केवल डेटाबेस बनाना, फिर आप सीखे कि उस डेटाबेस में टेबल कैसे ऐड होगा। टेबल ऐड करना मतलब जो कॉलम वॉलम था डेकोरेट करके आप उसमें डालें, अभी तक आप वो सीखे हैं। आप इसमें ये अब तक नहीं सीखे टेबल में रिकॉर्ड घुसेगा कैसे, आई मीन इंसर्ट कैसे होगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाए टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है। गौर से देखिएगा यहाँ पे, आप यहाँ पैनल एक देख रहे होंगे, यहाँ साइड में देखो डेटाबेस का नाम है स्टड डीबी है, उसके अंदर टेबल का नाम स्टड है। अभी स्टड टेबल ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इसमें वैल्यूज घुसाने हैं, वैल्यूज डालने हैं। ऊपर में जाकर देखो एक ऑप्शन है इंसर्ट करके, इंसर्ट, यहाँ यहाँ देखो इंसर्ट।
पता है, जैसे आप उस इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, देखो टेबल सेलेक्ट कर लेना, कौन सा टेबल, स्टड टेबल सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ बगल में इंसर्ट का एक ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक कर देना। देख रहे हैं आप गौर से, इंसर्ट पे हम क्लिक किए तो मेरे सामने एक ऑप्शन आया, ये देखो, ये फर्स्ट रिकॉर्ड डालने का, ये सेकेंड रिकॉर्ड डालने का। ठीक है, तो मान लो हमको 2 रिकॉर्ड डालना है एट ए टाइम, तो 2 रिकॉर्ड डालने का विकल्प दिया, तो 2 डाल के लास्ट में गो करना, पहले ही गो कर दोगे तो एक ही पे रुक जाएगा। तो हम 2 रिकॉर्ड डालेंगे, ठीक है ना, गौर से सुनिए। रोल लिखा है, बगल में डाटा टाइप लिखा है, और इसके बगल में कह रहा है कि आपको कोई फंक्शन यूज करना है इसमें से, नहीं, हमको तो फंक्शन यूज नहीं करना, वैल्यू देना है, तो बाजू में वैल्यू दे दीजिएगा, फंक्शन में भी मत जाइएगा आप। तो इस जगह पे जाना है आपको, और ऊपर से वहां पे वैल्यू को पुट करना है, यहाँ वैल्यू डालना है सबका, रोल का वैल्यू, नाम का वैल्यू, सेकेंड रिकॉर्ड में इसका रोल का वैल्यू, फिर इसका नाम का वैल्यू, फिर इसके मार्क्स का वैल्यू, वो जाकर आप पुट कर देंगे वहां पे दोनों जगहों पे। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर देखिए क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे हम रोल नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फर्स्ट रिकॉर्ड का। यहाँ पे सेकेंड रिकॉर्ड का रोल, नेम और मार्क्स डालेंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाके क्लिक कर दिए, तो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर हम दिए 12। नाउ उसे नाम मांगा, हम स्टूडेंट का नाम क्या दे रहे हैं, देखें आप, मोहित कुमार। थर्ड, उसका मार्क्स दे दिए हम 89। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर दिए ना, यहाँ सेकेंड रिकॉर्ड डालने जा रहे हैं, क्योंकि 2 का ऑप्शन दिया, चलो 2 डाल लें। तो अभी गो पे मत क्लिक करना, यहाँ इसको डाल के तब गो पे क्लिक करना, नीचे वाले पे। चलो अब यहाँ पे रिकॉर्ड डालते, नीचे यहाँ पे गए, इसका रोल नंबर दिए 15, इसका नाम में क्या लिख दिए, कुछ भी लिख देते हैं, T2 लिख देते हैं, इसके मार्क्स में क्या लिख दिए, 77। देखिए जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे, नीचे वाला गो पे, तब देखिए लोडिंग करने के बाद आप देखेंगे आपके स्टार्ट टेबल में रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं, 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आप फिर से गौर से देखिए, लेफ्ट साइड में स्टार्ट टेबल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट पैनल में यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ हम स्टड नाम के टेबल पे फिर क्लिक करने जा रहे हैं। देखिए जैसे हम स्टड टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आउटपुट आ गया बाजू में इस बार, और इस बार आप आउटपुट देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट्स आया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, रोल नंबर क्या है, 12, नाम क्या है, मोहित कुमार, मार्क्स क्या लिखा है, 89, रोल नंबर क्या है, 15, नाम क्या लिखा है, टीटो, मार्क्स कितना लिखा है, 77। आप इस तरीके से इसमें और भी रिकॉर्ड्स अभी भी चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी आप सीख रहे हैं डायरेक्ट तरीका, ग्राफिकल तरीका। अच्छा सुनो, अगर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है कोई, तो आप नीचे में एक ऑप्शन देख रहे हैं, रिकॉर्ड के बाजू में डिलीट का एक बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो रिकॉर्ड सीधे खत्म। अगर आपको रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है, सर इसका मार्क्स 69 था, आप 89 डाल दिए हैं सर, तो उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे एडिट पे चले जाएंगे, एडिट। तो अभी आप जो भी काम सुन रहे हैं ना, ये सब आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, ग्राफिकली सुन रहे हैं, आपके सारा कुछ पाइथन के प्रोग्राम से भी कवर करना है। मेन आपको वही सीखना है कि पाइथन में क्या कमांड लिखेंगे प्रोग्राम में जो ये सब करेगा। मतलब आज हम लोग ना बैकएंड का जो काम है, जो डेटाबेस बैकएंड में होता है उसका जो काम है वो सीख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली चीजों को आप समझेंगे तभी तो कोडिंग से क्या करना है वो कहानी आपको समझ आएगा ना। अच्छा मान लो स्टार्ट टेबल में हमको 2 रिकॉर्ड और डालना है, तो देखो हम स्टार्ट टेबल पे जब क्लिक किए थे तो ऊपर में एक ऑप्शन देख रहे थे, इंसर्ट करके एक आ रहा था, अभी दिखाया था, देखो यहाँ इंसर्ट का एक ऑप्शन है, आप इस पे फिर से जाके क्लिक कर लीजिए। इंसर्ट पे क्लिक किए, फिर मेरे से पूछेगा रिकॉर्ड डालने के लिए ऑप्शन, अभी हम लोग ग्राफिकली कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो जाके नया रिकॉर्ड डालिए। तो हम इस बार रोल नंबर का वैल्यू दे दिए 31, स्टूडेंट का नाम में मान लो क्या लिख दिए, मयंक कुमार लिख दिए, मयंक कुमार लिख दिए उसका नाम, और इसके मार्क्स में हम कितना लिख दिए, 70। और ये सेकेंड रिकॉर्ड में रोल नंबर कितना डाले, 11, इसका नाम में क्या लिख दिया, मान लो पोपो,
इसके मार्क्स में क्या लिख दिया, मान लो 56। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल में 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया, सी 2 रोज इंसर्टेड। अब आप स्टार्ट टेबल पे क्लिक करेंगे जब लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे आपके पास टेबल में 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। रिकॉर्ड अपने से अरेंज हो गया, देख रहे रोल नंबर के हिसाब से अरेंज हो गया, रोल 11, रोल 12, रोल 15, रोल 31। सबसे ऊपर पोपो वाला हिसाब आ गया, फिर मोहित चला गया, फिर टीटो आ गया, फिर मयंक आ गया, स्पेलिंग छूट गया उसमें के, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल में, मतलब माई एसक्यूएल में आप जाकर क्या किए, माई एसक्यूएल जो आरडीबीएमएस था उसमें आप ग्राफिकली सीखे कि कैसे डेटाबेस बनता है। बड़ा आसान था, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिए थे बस और डेटाबेस का नाम दे दिए। फिर उस डेटाबेस में कैसे कोई टेबल आता है, ये भी आप सीखे, कितना आसान था टेबल बनाना। फिर टेबल में कैसे आप नया नया रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, ये प्रोसेस सीखे। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कुछ नहीं, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जैसे मयंक वाला डिलीट करना है, तो बाजू में डिलीट का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सी अब आपके टेबल में कितना रिकॉर्ड मौजूद है, जाकर देखिए अब आपके टेबल में कितना रिकॉर्ड मौजूद है। ये देखो सिर्फ 3 रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि 1 रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। और एडिट करना है तो एडिट पे चले जाएंगे। पर ये सब जो काम आप अभी सुन रहे हैं शॉर्टकट में, थ्योरी में, आपको इन सब का ना प्रोग्रामिंग भी सीखना है, यानी आप प्रोग्राम की मदद से भी ये सब कर सकते हैं। यहां तक कि जानते हैं हम अपनी इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो टेबल है ना, हम इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, सबका कमांड होता है। तो ये सब काम किस तरीके से होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि फ्रंट एंड में पाइथन प्रोग्राम होगा, पाइथन का प्रोग्राम हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हासिल करेगा, और कैसे वो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, ये सब प्रोसेस हम लोग अब कल के क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों का वर्क है आज का कि आप XAMPP सॉफ्टवेयर प्लीज अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिएगा। XAMPP सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको अभी जो बेसिक कुछ चीजों को बताए, कैसे टेबल बनेगा, कैसे उसमें रिकॉर्ड डालेंगे, कैसे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, ये सब चीज आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, ग्राफिकली वाला ही। लेकिन इसी चीज को प्रोग्राम से जब करते हैं तो थोड़ा वो टफ होगा, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग कोड लगाना होगा। ठीक है, तो कोड से कैसे काम होगा वो सब अब हम लोग कल के क्लासेस प्रोसेस को शुरू करेंगे।